हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी ज़रूर कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 और इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज मुग़ल साम्राज्य। तो मुग़ल साम्राज्य के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, मुग़ल डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से शासक, सुल्तान, राजा, बादशाह हुए हैं वो पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर जो शब्द यूज़ किया जाएगा शासक या फिर राजा के लिए वो सुल्तान नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो शब्द यूज़ किया जाएगा वो बादशाह या पातशाह यूज़ किया जाता है मुग़ल साम्राज्य के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ बताया गया है, मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना एक अत्यंत ही कठिन कार्य था। यानी कि मध्यकाल की जब हम बात करते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत सारी विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं, बहुत सारी विविधताएं यहाँ पर देखी जाती है लोगों के रहने में, खाने पीने में, उनके धर्म को मानने के अंदर, उनको पहनने का उनका अलग अलग तरीका, उनके कपड़ों का। तो इस तरह के बहुत सारे अंतर, उनकी बोलियों में भी अंतर, उनकी भाषाओं में अंतर। तो ये जो अंतर हुआ करते थे इनके बीच, यहाँ पर ये बहुत सारी विविधताएं प्रकट करते थे। तो यहाँ पर इनको एक साथ इकट्ठा करके इन पर शासन करना एक कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत जो मुग़ल थे, मुग़लों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। यानी कि इन्होंने क्या किया, एक जितने भी शासक हुए उन सबके विपरीत इन्होंने एक साम्राज्य की स्थापना करी जो कि छोटे छोटे जितने भी टाइम के लिए वो अपना इकट्ठा कर पाते थे सभी को, इन्होंने क्या किया, वो पूरी तरह से संभव बनाने का यहाँ पर काम किया। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा, यानी कि 16वीं सदी के बाद से इन्होंने क्या किया, उसके अंत से दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार इन्होंने स्टार्ट किया मुग़लों ने। और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया और लगभग वही 17वीं शताब्दी तक इन्होंने पूरे उपमहाद्वीप पर अपना अधिकार कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यानी कि जो भी उनके विचार थे, जो भी उनकी शासन की नीतियाँ थी, वो उनके बाद भी चलती रहीं। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासकों को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं हम, उस पर मुग़ल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से ही राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो यानी कि आज तक भी अगर हम देखें तो आज भी जब हमारा जो तिरंगा है वो जब लाल किले से फहराया जाता है स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त के दिन, तो वो लाल किले की प्राचीर से ही यहाँ से संबोधित करते हैं प्रधानमंत्री। तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये है दिल्ली का लाल किला। तो ये आपने देखा भी होगा बहुत लोगों ने। अब यहाँ पर आप इमेज जिसमें देख सकते हैं लाल किले का चित्र। यहीं से 15 अगस्त पर क्या किया जाता है, प्रधानमंत्री यहीं से संबोधित करते हैं देश को। अब देखिए मुग़ल कौन थे, अब ये जानते हैं। मुग़ल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे, यानी कि 2 महान शासक वंशों के वंशज हुआ करते थे मुग़ल। तो यानी कि जो मुग़ल थे, एक तरफ से तो वो अपने पिता की साइड से यानी फादर की साइड से, दूसरी तरफ अपनी मदर की साइड से 2 अलग अलग वंशों से ये संबंधित थे। तो माता की ओर से जो थे ये मंगोल थे, तो माता की ओर से क्या थे, ये मंगोल हुआ करते थे। मंगोल शासक चंगेज़ खां, जो कि चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, उसके उत्तराधिकारी थे। तो इसकी माँ तो जो थी वो थी मंगोल शासक जो चंगेज़ खां था उनके वंशज से रिलेटेड थी। और पिता की तरफ से अगर बात की जाए तो ये ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक थे तैमूर। तो फादर की तरफ से तैमूर वंश के हुआ करते थे, मुग़ल जो हुआ करते थे। तो तैमूर जिसकी मृत्यु 1414 में हुई थी तैमूर के, उनके वंशज थे। परंतु अगर हम बात करें, परंतु मुग़ल अपने को मुग़ल या फिर मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज़ खां से जुड़ी हुई जो स्मृतियां हैं वो सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से जुड़ी हुई थी या उनसे संबंधित थी। तो यही स्मृतियां मुग़लों के प्रतियोगियों उज्बेकों से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुग़ल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, यानी कि वो तैमूर के वंशज थे, इस पर तो ये अपने आप को गर्व फील करते थे। लेकिन मंगोलों से इनका संबंध था, इस पर इनको क्या होता था, इस पर गर्व महसूस नहीं करते थे। वो कहलाना पसंद नहीं करते थे खुद को मंगोल या मुग़ल। तो यहाँ पर इस ज़्यादा
इसलिए क्योंकि उनके महान जो पूर्वज थे वो 1398 ईस्वी दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। क्योंकि भाई जो तैमूर वंश के होने के कारण इन्हें अनुभव था, और वो ज़्यादा इसलिए भी अनुभव करते थे, वो ज़्यादा इसलिए भी गर्व अनुभव करते थे क्योंकि उनके जो पूर्वज थे उन्होंने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, इसलिए उनको प्राउड फील होता था। तो यहाँ पर देखिए ये जो चित्र नंबर 2 दिखाया गया है हमारे सामने, तो ये जो चित्र दिखाया गया है यहाँ पर, ये तैमूर और उसके उत्तराधिकारियों को यहाँ पर बताता है। ये जो चित्र यहाँ पर आपको दिखाया गया है, तो इस चित्र में अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे तैमूर और उसके उत्तराधिकारी मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये जो तैमूर है और उसके दाहिनी ओर उसका पुत्र मरीन, देखिए यहाँ पर इसके पुत्र दिखाए गए हैं दाहिनी ओर, इसके राइट साइड में, और ये इसके लेफ्ट साइड में दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर दिखाए गए हैं कौन कौन है, तो तैमूर है और उसके दाहिनी ओर उसका पुत्र है मीर शाह, जो कि प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लड़क दादा था। और उसके बाद अबू सैद जो बाबर के दादा थे। फिर तैमूर की जो बाईं ओर है वो सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा, ये बाबर के परदादा थे। और उमर शेख, ये खुद बाबर के पिता हुआ करते थे। और फिर तैमूर के दाहिनी और तीसरे चौथे पाँचवें जो व्यक्ति हैं ये हैं बाबर, अकबर और शाहजहाँ, और उसी के दाईं और उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब। तो ये सभी इनके वंश के सारे जो राजा शासक थे जितने भी, उन सबको यहाँ लाइन कतार बिठाकर इस चित्र में दिखाया गया है इसमें। ठीक है, उन्होंने अपने वंशावलियों का जो प्रदर्शन है वो चित्र बनवा कर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया, यानी कि जैसे जैसे जिसका टाइम पीरियड आता जाता था वो तैमूर के साथ अपने अपने चित्र को उसमें जुड़वाता चला जाता था। तो चित्र वन हमने भी देखा था जो तैमूर और मुगल के समूह में तस्वीर को प्रस्तुत करता है। चलिए आइए अब देखते हैं मुगल सैन्य अभियान, यानी कि मुगलों ने जो अपना सैन्य अभियान है वो किस किस प्रकार किया। तो प्रथम मुगल शासक जो थे इनका नाम था बाबर। बाबर ने 1526 से लेकर 1530 ईस्वी ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उनकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। तो बाबर ने कितने टाइम में भाई 12 वर्ष की उम्र में ही किस पर अपना अधिकार प्राप्त किया, तो फरगना पर। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। तो ये जिसको अपने पिता के द्वारा मिली हुई गद्दी थी इसको छोड़नी पड़ी थी बिकॉज ऑफ उज्बेकों के आक्रमण। अनेक वर्षों के भटकने के बाद 1504 में उसने काबुल पर कब्जा कर लिया और 1526 में उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी जो था, लोदी वंश का जो बहलोल लोदी था उसका ही छोटा भाई था ये। तो यहाँ पर इब्राहिम लोदी को इसने क्या किया, पानीपत के युद्ध में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तो इसको पानीपत के युद्ध में हराकर 1526 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया और इसी के साथ आगरा पर। तो ये कौन था, ये था बाबर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मुगलों की जो फौज है, मुगल फौज अभियान पर है। यहाँ पर ये दिखाया गया, ये हाथियों पर सजी हुई है, कुछ घोड़ों पर सवार सेना है। तो ये क्या है, यहाँ पर दिखाई गई है कि मुगलों की सेना में कौन कौन हुआ करते थे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तालिका 1 में मुगलों की जो प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है, जो कि हमने देख लिया। तो यहाँ पर इसके बाद हम और डिटेल में इन चैप्टर में अलग अलग पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर और इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये चित्र नंबर जो 4 यहाँ पर दिखाया गया है, ये यहाँ पर 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। तो 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ था और बाबर ने इनका जो पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था। तो तोप और गोलाबारी का एक अच्छे ढंग से, यानी कि एक बड़े लेवल पे करने वाला प्रयोग जो हुआ था पानीपत के युद्ध में, वो किया था बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो जो युद्ध था, इस युद्ध में प्रयोग होने वाले जो बारूद की तकनीक है वो भारत में 14वीं शताब्दी में ही लाई गई थी। आग्नेयास्त्रों के लिए इसका प्रयोग पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ और आरंभिक 16वीं सदी में बाबर के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। तो इसका प्रयोग सबसे पहले जो हुआ था वो 14वीं शताब्दी में जब ये लाई गई थी, उसके बाद सबसे पहले हुआ था गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ और आरंभिक 16वीं सदी में इसका प्रयोग बाबर के द्वारा किया गया था। अब देखिए यहाँ पर तालिका फर्स्ट जो दिखाई गई है, यहाँ मुगल सम्राट दिखाए गए हैं।
तो सबसे पहले जो जिस मुगल सम्राट की बात की गई है ये है यहाँ पर बाबर। तो ये जो बाबर है दिखाया गया है, बाबर का जो टाइम पीरियड दिखाया गया है, ये बाबर के प्रमुख अभियान और घटनाएं हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो 1526 में सबसे पहले पानीपत के मैदान में इसने इब्राहिम लोदी और उसके जो अफगान समर्थक थे उनको हराया था यहाँ पर बाबर ने। तो इब्राहिम लोदी और अफगानों को हराया 1526 में पानीपत के युद्ध में, किसने? तो मुगल सम्राट बाबर ने। फिर इसके बाद इनका नेक्स्ट युद्ध होता है 1527 में, जिसे हम जानते हैं खानवा का युद्ध। तो खनवा या खानवा का जो युद्ध था ये राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को यहाँ पर हराया था बाबर ने। फिर इसके बाद 1528 में होता है चंदेरी का युद्ध, और चंदेरी के युद्ध में इन्होंने राजपूतों को हराया था, और इन्होंने अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया था बाबर ने। इसके बाद हम बात करते हैं हुमायूं की। हुमायूं का टाइम पीरियड जो चलता है 1530 से लेकर 1540 तक चलता है, और फिर यहाँ पर बीच में आ जाता है एक सूर्यवंश, ये जिसे हम सूर्यवंश के नाम से भी जानते हैं, ये 1555-56 तक ये रहेगा। तो यानी कि 1555 तक जब ये वंश आता है, 1540 से 1555 तक सूर्यवंश चलता है, लेकिन फिर बाद में ये जो यहाँ पर हुमायूं होगा ये फिर से सूर्यवंश के शासक को हराकर 1555 में दोबारा से मुगल वंश की स्थापना कर देता है। तो यहाँ पर हुमायूं ने क्या किया था भाई, इसने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। यानी कि अब तक आप देखेंगे कि जितने भी शासक होते थे वो क्या करते थे, जो भी उनके उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त होती थी वो उसको खुद ही मतलब जिसको भी, या तो जो ज्येष्ठ पुत्र होता था उसको मिल जाती थी, लेकिन कोई भी अभी तक ऐसा उत्तराधिकारी आपने नहीं पढ़ा कि जो अपने भाइयों में बराबर बराबर हिस्सा बांट दे और फिर अपना शासन चलाए। लेकिन यहाँ पर हुमायूं में बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने के लिए मिलता है, जो कि अपने उत्तराधिकार में प्राप्त हुई जो वसीयत थी उसके पिता की, उस वसीयत को उसने अपने चारों भाइयों में बराबर बराबर बांटा था। तो ऐसा शासक था हुमायूं। तो हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया, और प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। उसके जो भाई था मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। यानी कि उसका जो भाई था ये मिर्ज़ा कामरान, ये यहाँ पर क्या, ये इसका साथ नहीं देता, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या पड़ गया भाई, अफगानियों के सामने ये हुमायूं यहाँ पर फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। तो शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। पहले तो उसको 1539 में चौसा में हराया, जिसे हम चौसा के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। 1539 में यहाँ पर हराया बाबर को, किसने हराया यहाँ पर, शेर खान ने। फिर 1540 में फाइनल युद्ध होता है इनके बीच, और यहाँ पर 1540 में बाबर को हुमायूं को यहाँ पर हरा देता है कौन, तो शेर खान। और शेर खान इसको हरा के क्या करता है, यहाँ पर ये सूर्यवंश की स्थापना करता है। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य कर दिया। तो जब यहाँ पर चौसा के युद्ध और कन्नौज के युद्ध में ये हार जाता है हुमायूं, तो हुमायूं यहाँ से हारने के बाद ये चला जाता है कहाँ पर, तो ये हुमायूं यहाँ से चला जाता है ईरान की ओर। फिर ईरान में हुमायूं ने सफ़ाविद शाह की मदद ली। तो ईरान, यहाँ पर जो ईरान में इसकी मदद करते हैं वो सफ़ाविद शाह करता है। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया हुमायूं ने, परंतु उसके अगले ही वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी हो जाती है मृत्यु। तो फिर अगले ही साल वही ये जो है हुमायूं मर जाते हैं। तो हुमायूं के बाद फिर जो अगला शासक आता है उनका नाम होगा अकबर, जो कि 1556 से लेके 1556 से 1605 ईस्वी तक यहाँ पर शासन करेंगे। तो 13 वर्ष की अल्पायु में जो अकबर थे ये सम्राट बन गए थे। और याद रखना अनपढ़, ये जो अकबर है ये अनपढ़ बादशाह है। उसके शासनकाल की जो इनका शासनकाल है इनको 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला जो इनका शासन था जो कि 1556 से 1570 तक चला, इसके मध्य अकबर अपने जो संरक्षण थे, इनके संरक्षक थे बैरम खां। देखिए ये जो बैरम खां है ये अकबर के संरक्षक हुआ करते थे, क्योंकि जब इनके पापा वहाँ चले गए थे, ईरान चले गए थे, तो उस टाइम पर बैरम खां ही इनको संरक्षण दे रहे थे। तो बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया 15। तो फिर इसके बाद उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा, गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए थे अकबर ने। फिर 1568 ईस्वी में इसने सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में इन्होंने रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। फिर इसका दूसरा जो टाइम पीरियड है 1570 से 1585 तक, इसके मध्य गुजरात के विरुद्ध इन्होंने सैनिक अभियान हुए इनके, और इन अभियानों के बाद उसने पूर्व में बिहार को, बंगाल को और साथ ही साथ उड़ीसा, यहाँ पर इन्होंने अभियान चलाए, जिन्हें 1579-80 ईस्वी में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने जटिल कर दिया था। फिर जो तीसरा इसका जो हम बांटते हैं इसकी टाइम पीरियड को, इसके शासनकाल के, वो 1585 से 1605 तक। इसके मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ, उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए,
सफाविद को हराकर कांधार पर कब्जा कर लिया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। यानी कि सफाविदों से इसने कांधार को जीत लिया और कांधार पे कब्जा कर लिया और इसी के साथ साथ कश्मीर को भी जोड़ लिया गया इसमें। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के बाद काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। तो जब मिर्जा हाकिम की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद ये काबुल को भी क्या कर लेता है, उसने अपने राज्य में उसको मिला लिया और दक्कन के अभियानों की इसने शुरुआत की। और बरार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की जो सत्ता है वो राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण लड़खड़ाई और यही सलीम आगे चलकर क्या बन जाता है, जहांगीर कहलाया। तो अकबर का बेटा सलीम यही आगे चल कर क्या बनता है, जहांगीर। तो अकबर के बाद जो आता है वो टाइम पीरियड किसका आता है यहाँ पर, जहांगीर का। तो जहांगीर 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक यहाँ पर शासन करते हैं। तो जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया और मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की जो सेवा है उसको स्वीकार किया और इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो कि बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, उसने विद्रोह किया और जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने का प्रयास किया जो कि असफल रहे। तो यहाँ पर भाई जो जहांगीर, तो उन्होंने एक तो सैन्य जो अभियान थे उनको आगे बढ़ाया और मेवाड़ के जो सिसोदिया शासक थे अमर सिंह, उन्होंने इनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया मुगलों की। इसके बाद जो सिख हुए, अहोम हुए, इन्होंने और अहमदनगर के खिलाफ यहाँ पर इनके खिलाफ अभियान चलाए गए जो कि पूरी तरह से हालांकि सफल नहीं हुए थे। तो जहांगीर के शासन के जो लास्ट जब टाइम चल रहा था, अंतिम वर्ष चल रहे थे, तो उसमें राजकुमार जो खुर्रम है वो बाद में जो सम्राट शाहजहां कहलाया उसने विद्रोह किया, यानी कि अपने बाप के खिलाफ ये विद्रोह करते हैं। तो इन्होंने जहांगीर की जो पत्नी है नूरजहां, इन्होंने क्या किया था, शाहजहां को हाशिए पर धकेलने का प्रयास किया था जिसमें नूरजहां असफल रही थी। अब बात करेंगे शाहजहां की, और शाहजहां का टाइम पीरियड हम पढ़ते हैं 1627 ईस्वी से लेकर 1658 तक। तो दक्कन में जो शाहजहां के अभियान थे वो इन्होंने कंटिन्यूस रखे अपने, ऐसे कंटिन्यूसली इनके अभियान चलते रहे। अफगान अभिजात खान जहां लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की इसमें हार हुई और छा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो कि असफल रहा। इसके परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया, यानी कि ये जो कांधार था ये वापस से किसके पास चला गया, इन सफाविदों के पास वापस चला गया। और 1632 ईस्वी में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। फिर 1657-58 में जो शाहजहां थे इनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया और इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया और शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया, जहां से उसको ताजमहल दिखाई देता रहता था जो कि शाहजहां ने बनवाया था। तो वो अपने भैया ताजमहल देखता रहता था, उसमें उसको उसके ही बेटे ने बंद कर दिया। अब इसके बाद जो इन चारों भाइयों ने जो विद्रोह कर दिया था, इसके बाद 3 तो मारे गए। तो यहाँ पर जो मेन निकल के आते हैं वो है औरंगजेब। तो औरंगजेब अपने तीनों भाइयों को मार के यहाँ पर अपना वही साम्राज्य स्टार्ट करता है 1658 से 1707 तक। यहाँ पर औरंगजेब का टाइम पीरियड हम पढ़ते हैं। तो 1663 ईस्वी में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका ये कारण था कि उनकी जो आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप था। जो मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ करने में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया था। औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैदखाने से भाग निकले और उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। भाई अकबर के विरुद्ध इन्होंने औरंगजेब ने विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। फिर इसमें क्या होता है भाई, देखो ये जो अकबर है, अकबर के विद्रोह के बाद जो औरंगजेब है उसने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी
और 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों को अपने राज्य में मिला लिया। फिर 1698 ईस्वी में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों, जो कि छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे, उनके विरुद्ध अभियान का प्रबंध किया और औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए जो युद्ध है वो क्या हुआ, यहाँ पर शुरू हो गया। तो उसकी मृत्यु के बाद यहाँ पर भैया इनके उत्तराधिकार की लड़ाई फिर से स्टार्ट हो जाती है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर दिखाया गया है अकबर का शासन, और ये कहाँ कहाँ पर तक फैला हुआ था ये इसमें दिखाया गया है। देखिए काबुल, कांधार, ये यहाँ पर श्रीनगर, लाहौर, पानीपत, दिल्ली, अंबर, अजमेर, ये मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद, तो ये सारे पटना, ये सारे एरिया दिखाए गए हैं भारत के अंदर जहाँ जहाँ उसका शासन था। अगर यहाँ बात की जाए उत्तराधिकार की, मुगल परंपराएं क्या थी, किस तरह से उनको उत्तराधिकार मिलता था, तो मुगल जो थे वो ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। यानी कि जैसे कि आप देख रहे हैं ऐसा होता आता था कि राजा के बाद जो अगला राजा बनेगा वो राजा का बड़ा पुत्र यानी कि ज्येष्ठ जो उसका बेटा होगा, ज्येष्ठ पुत्र जो होगा वो बनेगा। लेकिन मुगलों में ऐसा नहीं था। मुगलों में क्या था, इनमें जो योग्य था वही क्या होता था, उसी को उत्तराधिकार मिलता था। तो ये रहा, मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का जो विभाजन है वो समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। यानी कि ये क्या करते थे, ये सारे पुत्रों में अपना जो विभाजन है, अपनी वसीयत का, अपनी संपत्ति का, वो उनको सबको दे देते थे तालिका वन में। हालांकि जब वो सबको दे देते थे तो उनमें से कुछ के बस की शासन चलाना था, कुछ के बस की नहीं था। तो वो ऐसा भी हुआ करता था कि वो आपस में एक दूसरे को मार के वो अपने आप, कोई एक उनमें शक्तिशाली जो होता था वो शासन किया करता था। अब देखिए यहाँ पर मुगलों के जो अन्य शासकों के साथ जो संबंध थे वो कैसे थे। तो मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया। राजपूत जो है वो इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, और परंतु कईयों ने इसका विरोध भी किया था। राजपूतों के साथ मुगलों की जो शादियां थी वो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जहांगीर की माँ थी कछुआ की राजकुमारी थी, और वर्तमान में वह अंबर यानी कि वर्तमान में जो जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहाँ की जो माँ थी वो एक राठौड़ राजकुमारी थी, और वो मारवाड़ जो कि आज के टाइम में जिसे हम जोधपुर के नाम से जानते हैं उसके राजपूत शासक की पुत्री हुआ करती थी राठौड़। यहाँ पर अगर बात की जाए मेवाड़ की, तो मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सामान्य व्यवहार किया। यानी कि पहले तो वो उनकी जो सिसोदिया थे, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत, ये इनकी मुगलों की सत्ता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब वे हार गए तो मुगलों ने उनके साथ सामान्य व्यवहार किया, ऐसा नहीं कि बहुत दुर्व्यवहार किया। और उनकी जागीरें मतलब उनका जो वतन है, वतन जागीरों के रूप में उन्हें वापस भी कर दिया, और पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। अगर तालिका एक को गौर से देखेंगे तो शिवाजी ने मुगल सत्ता स्वीकार करने आए औरंगजेब ने उनका अपमान किया, और इस अपमान का परिणाम क्या हुआ ये हमें पता ही है। फिर यहाँ पर ये बार बार इनको शिवाजी के आक्रमण झेलने पड़ते हैं औरंगजेब को। अब देखते हैं इस टाइम पर जो मनसबदार और जागीरदार कौन हुआ करते थे। तो जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया। तो जैसे जैसे नए नए क्षेत्र बढ़ते जाते थे वैसे वैसे समूहों के सदस्यों को प्रशासन में यहाँ पर अपॉइंट किया जाता था। शुरू शुरू में ज़्यादातर जो सरदार थे वो तुर्की यानी कि तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले जो नौकरशाह हैं वो मनसबदार कहलाए। यानी कि जो नौकरशाह हुआ करते थे किसके टाइम पे, मुगलों के टाइम पर, तो नौकरशाह को ही कहा जाता था मनसबदार। और मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था
जिन्हें कोई मनसब, मनसब यानी कि सरकारी हैसियत अथवा सरकारी पद, तो जिन्हें कोई सरकारी पद या सरकारी हैसियत मिलती थी उनको मनसबदार कहा जाता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए नंबर 1 पर पद, नंबर 2 पर वेतन और नंबर 3 पर सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। तो पहले पद, दूसरा वेतन और फिर सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था। तो पद कैसे होंगे, वेतन कैसा होगा, ये सब जात की संख्या पर निर्भर करता था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही। तो जितनी ज़्यादा जात की संख्या उतनी ज़्यादा अभिजात की प्रतिष्ठा होती थी और साथ ही साथ उसका वेतन भी उतना ही अधिक हुआ करता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे और वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे और इसी के साथ सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे और इन कार्रवाइयों के बाद उन्हें सैनिकों का वेतन देने के लिए धन भी मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। तो मनसबदार जो है वो अपना वेतन कैसे पाते थे, जो राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि है उसके रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, जो कि तकरीबन इक्ताओं के समान थी। तो इनके द्वारा जो मिलने वाली भूमि के रूप में जो पाते थे ये राजस्व, उसको जागीर कहते थे, जो कि तकरीबन इक्ताओं के ही समान थी। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर 5,000 जात वाले अभिजातों का जो दर्जा था वो 1,000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। अकबर के काल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5,000 जात की पदवी के थे और औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की जो संख्या है वो 79 हो गई। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया? आप सोचिए, यहाँ पर जब इसकी संख्या कम हो गई तो वेतन में भी कमी आई होगी और हो सकता है संख्या में भी कमी आई हो, ठीक है, और हो सकता है कि खर्चा बढ़ गया हो इसलिए ऐसा करना पड़ा हो। तो यहाँ पर जो मनसबदार अपने राजस्व एकत्रित करते थे वो उनको क्या कहा जाता, भूमि के रूप में जागीर कहते थे, जो तकरीबन किसके समान थी, इक्ताओं के समान हुआ करती थी। परंतु जो मनसबदार थे वो मुक्तियों से भिन्न भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। जो मुक्ति हुआ करते थे उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार होता था और यह राजस्व उनके नौकर के लिए एकत्रित करते थे जब वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। तो ये जो यहाँ पर अकबर है, देखिए यहाँ जो चित्र दिखाया गया है ये अपने सवारों के साथ मनसबदार अभियान पर इस तरह से जाते थे जिस तरह से ये चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये बीच में राजा चल रहा है, चारों मतलब सॉरी ये चल रहा है, मनसबदार चल रहा है और साथ में क्या चल रहे हैं, इसके अभियान चल रहे हैं, जो भी इनके साथ इनकी सेनाएं हैं वो चल रही हैं। देखिए अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। इनका जो राजस्व है मनसबदार के वेतन के बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति यहाँ पर बदल गई और अब प्राप्त राजस्व जो था वो मनसबदार के वेतन से बहुत ही कम होता था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था और इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी की गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर ये कोशिश भी करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल सकें कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब ने इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया और इस कारण से किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है औरंगजेब के टाइम में। अब यहाँ पर ये जो चित्र नंबर 6 दिखाया गया है यहाँ पर देखिए, इसमें शाहजहाँ के राजकाल के एक लघु चित्र का ब्यूरो दिखाया गया है। किसके टाइम का? शाहजहाँ के टाइम का। तो यहाँ पर इसके समय यहाँ पर जागीर के समय भ्रष्टाचार को दिखाया है कि जहांगीर के समय में किस तरह से भ्रष्टाचार होता था। पहला ये भ्रष्ट अफसर है जो कि यहाँ पर क्या ले रहा है, एक रिश्वत ले रहा है और एक अधिकारी जो गरीब किसानों को यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये सजा दे रहा है गरीब किसानों को और यहाँ पर ये रिश्वत ले रहा है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हुआ करती थी इसके टाइम में, जहांगीर के टाइम में दिखाया गया है। अब देखते हैं जब्त और जमींदार क्या हुआ करते थे। तो मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर जो किसान थे वो ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त
मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों। मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। तो मुगल किसका प्रयोग करते थे? केवल जमींदार शब्द का यूज करते थे। अकबर के एक राजस्व मंत्री थे टोडरमल। इन्होंने 10 साल 1570 से 80 तक की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया और इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया और प्रत्येक सूबे और प्रांत को राजस्व मंडलों में बांट दिया गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की एक अलग सूची बनाई गई और इसकी सूची के साथ साथ ही राजस्व प्राप्त करने की जो व्यवस्था है उसको क्या कहा जाने लगा? उसको जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब भी रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में तो जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल शासकों के द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में भी विद्रोह कर सकते थे और कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे और 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को भी यहाँ पर चुनौती दी थी। अब देखते हैं अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर के एक करीबी मित्र और उनके दरबारी थे अबुल फजल। इनको आदेश दिया अकबर ने कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास को 3 जिल्दों में लिखा है और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है। पहले में क्या है? अकबर के जो पूर्वज हैं उनका बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तो 3 जिल्द है। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का वर्णन, दूसरे में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण और तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, उसके घराने, उसकी सेना, उसके राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विवरण है। और आईने अकबरी का सबसे जो रोचक आयाम है वो विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों और मजदूरी और राजस्व की सांख्यिकी विवरण है। ये अबुल फजल देखिए यहाँ पर, अबुल फजल से यहाँ पर अकबरनामा लेते हुए ये अकबर यहाँ पर दिखाए गए हैं, जो कि अबुल फजल से क्या ले रहे हैं? यहाँ पर अकबरनामा ले रहे हैं। अब देखते हैं अकबर की नीतियाँ। एक नज़दीक से एक नज़र कैसी थी अकबर की नीतियाँ। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलते हैं। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य जो था वो कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था और सूबे के प्रशासक को सूबेदार कहा जाता था, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। यानी सूबेदार जो थे वो राजनीतिक भी और सैनिक दोनों ही काम किया करते थे। प्रत्येक कानून में एक वित्तीय अधिकारी होता था जो दीवान कहलाता था। यानी कि प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो कि दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सूबेदार को क्या करना पड़ता था? सूबेदार को अन्य अफसरों से सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी जो होता था ये सैनिक वेतनाधिकारी, सदर जो धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री था, फौजदार सेनानायक और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी था। ठीक है, इन सब का। अब देखते हैं जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव क्या रहा। तो जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव देखते हैं। तो मेहरुनिसा, इन्होंने 1611 ईस्वी में जहांगीर से विवाह किया था। इनका नाम था मेहरुनिसा और उसे नूरजहां का खिताब मिला। तो क्योंकि मेहरुनिसा इनका नाम था, लेकिन जहांगीर इनसे बहुत प्यार करते थे, इन्होंने इनका नाम मेहरुनिसा से नूरजहां रखा था। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग भी देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए और उनमें से एक और उसके स्वयं के उत्कीर्ण थे, मतलब जिनमें से एक और उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर ये वाक्य है कि रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था। तो एक तरफ रानी बेगम नूरजहां और दूसरी तरफ उसके खुद के खिताब उत्कीर्ण किए गए थे। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज, ये जो इधर दिया गया है, ये नूरजहां का फरमान है जिसमें चौकोर मोहर बताती है। जो चौकोर मोहर ये बताती है उद्दात और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर जो है, ये गोल मोहर, ये देखिए यहाँ पर चौकोर है, ये गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप
से महारानी और चंद्रमा जैसे वैभवशाली बनाई गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहाँ पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बनी रहे। ये इनका मतलब था। अब देखते हैं यहाँ पर, अच्छा पहले देख लेते हैं कि मधानता क्या होते हैं। मधानता एक यहाँ पर ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकारपूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा, इसे कहते हैं मतान्धता। यानी कि कह दिया किसी ने कि तुम्हें ये करना है तो बस बिना उसके कुछ उस पर प्रश्न उठाए बस मान लेना, उसको करना ही क्या कहलाता है, मतान्धता। तो अकबर के जो अभिजात थे वो बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च सकते थे। जब तक वे वफादार रहे साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई जो अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए और साम्राज्य के प्रति वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमज़ोर पड़ गई। तो यहाँ पर उनकी वफादारी कमज़ोर पड़ गई। फिर इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर एक तरह से उन्होंने धोखा देना शुरू कर दिया, तो ये चीज़ें तो ठीक से चल ही नहीं पाएंगी। फिर 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों और जेसुइट, ये यहाँ पर जो जेसुइट थे पादरियों जो कि रोमन कैथोलिक थे और जरथुस्त्र धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की और ये जो चर्चाएं थी ये इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धार्मिक और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि विद्वान धार्मिक रीति और मतान्तर पर बल देते हैं, वे अक्सर कट्टर होते हैं और उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा करती हैं। ये अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया जाता था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे चित्र 9 में तो ये यहाँ पर दिखाया गया है, इबादत खाने में अकबर सभी धर्मों के विद्वानों से चर्चा करते हुए यहाँ पर दिखाए गए हैं। और इसी के साथ यहाँ पर देखिए अबुल फजल ने सुलह एक कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की थी और शासन के सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया था। तो यहाँ पर अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों का भी फारसी में अनुवाद कराया और इस उद्देश्य से इन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना या अनुवाद ब्यूरो की भी स्थापना की थी, जिसमें क्या करते थे, संस्कृत से ग्रंथों को फारसी में अनुवाद करवाते थे। इसमें इन्होंने महाभारत, रामायण और लीलावती, तो महाभारत, रामायण, लीलावती और योग विशिष्ट जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथ के अनुवाद कार्य के लिए चुना गया और रज़्मनामा जो कि महाभारत का फारसी में अनुवाद है, ये महाभारत की घटनाओं का विस्तृत चित्रांकन भी किया गया है। अब ये सुलह ए कुल क्या है देखते हैं। तो अकबर की सुलह ए कुल की नीति को उसके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार इसका वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग जो था वो बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक गिरजाघर में प्रार्थना करते थे और उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति यानी कि सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया था। अब देखते हैं 17वीं शताब्दी में और उसके बाद मुग़ल साम्राज्य का क्या होता है। तो मुग़ल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इसकी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर भी विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के इनके 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त होता था कुल 8,000
में से 445 ही थे। 8,000 में से केवल 445 ही मनसबदार थे जो कि नौकरशाह थे, और कुल मनसबदारों की जो एक छोटी सी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके और उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। तो एक बहुत ही कम हिस्सा यहाँ पर दिया जाता था, ऐसा भी यहाँ देखा गया। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा जो भाग था वो वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों का लाभ होता था, यानी कि वो अपनी आय का एक बहुत बड़ा भाग वो वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे, जिससे शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था। चूँकि वे वस्तुओं और फसलों की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना अधिक था कि प्राथमिक उत्पादकों यानी कि किसानों और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत ही कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही अपना पेट भर पाते थे, वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की सोच भी नहीं सकते थे, और ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन जो थे वो ज़्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों की अगर बात की जाए तो कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राटों की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही शक्तिशाली केंद्र बनाने लगे, और इनमें से कुछ नए वंश स्थापित किए गए और हैदराबाद और अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया गया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे थे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपना स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 10 में आगे विस्तार से भी पढ़ेंगे। चलिए, अब तक तो हमने मुगल साम्राज्य के बारे में जाना, अब हम जान लेते हैं कुछ और राजा और रानियों के बारे में। तो कुछ ये अन्यत्र है, यानी कि पूरे विश्व से रिलेटेड यहाँ पर फैक्ट बताया गया है। देखिए यहाँ पर 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन, यानी कि मुगलों के टाइम पीरियड के दौरान ही संसार के विभिन्न भागों में भी कई महान राजा रानियाँ थे। इनमें ओटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान 1520 से 66 तक शामिल हैं। उनके राज में ओटोमन राज्य का विस्तार यूरोप में हुआ और उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसने उसकी जो फौजें थी, फौजों ने बगदाद और इराक को भी हथिया लिया और मोरक्को तथा उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ओटोमन सत्ता को ही मानता था। सुलेमान ने ओटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना के प्रभुत्व को इसने क्या किया, प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी और सम्राट को अल कानूनी यानी कि विधि निर्माता का यहाँ पर खिताब दिया गया, क्योंकि उसके शासनकाल में क्या होता था, बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे और इन नियमों का लक्ष्य ये था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो, ताकि जो किसानों को बेगार और भारी करों से बचाया जा सके। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ओटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासनकाल के रूप में याद किया जाने लगा। अगर यहाँ बात की जाए अकबर की, तो अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगाएं। इंग्लैंड की जो शासक रानी एलिजाबेथ है 1558 से 1603, ईरान का सफ़ाविद शासक शाह अब्बास ये भी 1588 से 1629 तक, और इनसे कहीं ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक था जिसका नाम था इवान चतुर्थ बेसिलयेविच, जो कि 1530 से 1584 तक, जो इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात है। तो ये यहाँ पर उस टाइम के सारे शासक बताए गए हैं अकबर के टाइम पीरियड के। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है फिनिश होता है। तो फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।